देखो, संसद से संबंधित विषय वस्तु क्या है कि आर्टिकल 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद का सचिवालय। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 हो गया दोनों सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं हो गया। 103 सदस्यों की उपयोगिता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय हो गया। 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा या राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य में से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उनसे संबंधित अन्य व्यय क्या है? राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते और पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में पारित या घोषित किए जाएं। परिसीमन आयोग के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। लोकसभा में बिहार के 40 सीटों को आवंटित किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JB मबलांकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। पराकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदन से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदन से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 लोकसभा से होते हैं, 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं। 25 सदस्य होता है जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 10 जो है वो राज्यसभा से होते हैं।
संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री के द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। 1980 से 86 लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मवलांकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूर्व प्रस्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में अब कब प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट में प्रस्तुतिकरण से पूर्व कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट की संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने का। एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसमें मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति आवश्यक नहीं होती है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसमें राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सदन में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। ये विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति की जा सकती है तो पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। एक मनी बिल होता है। इसमें केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा में से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने का सरकार की त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों को गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के? लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्लोजर मोशन। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा विनिमय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समिति के माध्यम से।
वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक और डोबरी एबॉलिशन बिल पर वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहती है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्य को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद के द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा में से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। दूरसंचार विवाद निपटान और अपील प्राधिकरण के निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 ईयर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की अर्ध कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात से प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973।
केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्वलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत किया गया? अनुच्छेद 137। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का वर्णन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त अनुपयुक्तियां क्या है? अनुच्छेद 121। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होती, परंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्चतम न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124(7). भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे इस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। यह अवधारणा गोलक नाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को लोकहित पीआईएल की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसे सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। राज्यपाल हो गया। जैसे भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यदि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6। यदि राज्यपाल संसद और विधानसभा का सदस्य है तो यह जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उस संसद तथा राज्य विधानसभा के पद रिक्त माना जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17 वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण और पदोन्नति करता है? उच्च न्यायालय से। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और पदोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय के। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि में से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति की। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के भी योग्य होता है। राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाली नियुक्ति कौन कौन सी है?
तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राज्यपाल को उच्च लोक सेवा आयोग के सदस्यों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया था? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 क्षमादान और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। राज्य विधान स्टेट लेजिस्लेशन। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है? विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक मालेगा परीक्षक सीएजी। राज्य में उच्च सदन की स्थापना की समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद किसी असाधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 महीने तक। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 163। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्य को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई? अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल? 5 थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 1963 से 67 के बीच उत्तर प्रदेश। विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखो। आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, असम में 126 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, गुजरात में 182 है, हिमाचल प्रदेश में 168 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश में 230 है, मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, उड़ीसा में 147 है, राजस्थान में 200 है, तमिलनाडु में 234 है, त्रिपुरा में 60 है, उत्तराखंड में 70 है, बिहार में 243 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, गोवा में 40 है, हरियाणा में 90 है, झारखंड में 81 है, केरल में 140 है, महाराष्ट्र में 288 है, मेघालय में 60 है, नागालैंड में 60 है, पंजाब में 117 है, सिक्किम में 32 है, तेलंगाना में 119 है, उत्तर प्रदेश में 403 है और पश्चिम बंगाल में 294 है। केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए दिल्ली में 70 है, पुदुचेरी में 30 है और जम्मू कश्मीर में 83 है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जो ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। हाई कोर्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस निधि पर है? तो राज्य की संचित निधि पर। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस राज्य न्यायालय ने
किस उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी इल्लीगल है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति और संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट की जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश मैंडेमस। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। संपत्ति के अधिकार के लिए राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जजेस। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 214। राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था 215। उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में है। अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अर्हताएं 218 हो गया आर्टिकल। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान लागू होना अनुच्छेद 219। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ग्रहण क्षमता 2020। अनुच्छेद 220। अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अगर आप अस्थायी न्यायाधीश बहाल हो गए तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 221 अनुच्छेद 221 हो गया न्यायाधीश का वेतन और भत्ता। 222 हो गया किसी अन्य न्यायाधीश का किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 से उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 हो गया उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधीनस्थों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त। अनुच्छेद 227 हो गया उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षक की शक्ति। अनुच्छेद 228 हो गया उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 228 ए राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी सेवक और उच्च न्यायालय के व्यय। अनुच्छेद 230 है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति और क्षेत्राधिकार। देखो अभी 25 कोर्ट है, हाई कोर्ट है इंडिया में। तो कोलकाता हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी और इसके राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और इसका मुख्य खंडपीठ जो है वो कोलकाता में है। पोर्ट ब्लेयर में भी है इसका खंडपीठ। दूसरा जो है मुंबई में, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव गोवा मुंबई में है इसकी मुख्य खंडपीठ और नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में भी इसकी खंडपीठ है। मद्रास हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। तमिलनाडु और पुदुचेरी का ये है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है इसी के, और मद्रास इसका खंडपीठ है। कर्नाटक के अंदर जो है 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो है क्षेत्राधिकार राज्य कर्नाटक है। बेंगलुरु इसकी खंडपीठ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। पटना उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, बिहार में हुई थी और ये पटना इसमें इसका खंडपीठ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है ये। श्रीनगर में भी इसका जम्मू का खंडपीठ है और जम्मू में भी है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। पंजाब हरियाणा 1966, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, उसके बाद चंडीगढ़। गुवाहाटी हो गया 1948। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी में इसका खंडपीठ है। गुवाहाटी में है, कोहिमा में है, इम्फाल में है, अगरतला में है इसकी खंडपीठ। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का जो स्थापना है हाई कोर्ट का 1948 में हुआ था उड़ीसा में, इसका जो खंडपीठ है वो कटक में भी है। राजस्थान हो गया, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में जोधपुर, जयपुर में इसकी खंडपीठ है।
केरला में 1956 में जो है हाई कोर्ट बना था। केरल लक्षद्वीप इसके अंतर्गत आता है। एर्नाकुलम में भी इसका खंडपीठ है। गुजरात हाई कोर्ट 1960 में बना था। गुजरात में इसका खंडपीठ अहमदाबाद में भी है। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना था। दिल्ली में ही है। हिमाचल प्रदेश का 1967 में बना था। हिमाचल प्रदेश में शिमला इसकी खंडपीठ है। सिक्किम का बना था 1975 में। सिक्किम में गंगटोक में भी है। छत्तीसगढ़ का 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। उत्तराखंड का 2000 में बना था। उत्तराखंड नैनीताल में इसकी खंडपीठ है। झारखंड का 2000 में बना था। झारखंड रांची। मेघालय का 2013 में बना था। मेघालय शिलोंग। मणिपुर का 2013 में बना था। मणिपुर इम्फाल। त्रिपुरा का 2013 में बना था। त्रिपुरा अगरतला। तेलंगाना का 2019 में बना। तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का 2019 में बना हाईकोर्ट तो आंध्र प्रदेश अमरावती। फिशेस 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जो है बेंगलुरु में है कि 2 सर्कल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 महीने तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। किसी सूची के विषय पर केंद्र राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंध में वर्ष 1971 में राज्य मनना समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा। संघ सूची में किए गए संशोधन क्या है? जैसे छोटे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 को जोड़ी गई है, जिसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्टि 2 को जोड़ी गई है। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र से के सशस्त्र बल की नियुक्ति से है। 86वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 को जोड़ी गई है, जिसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिवहन पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 वो जोड़ी गई है। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किसके अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 263 के द्वारा। रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन पर कौन कर लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 से राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 245, 246। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ के द्वारा कौन सा कर लगाया और वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आयकर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। संघीय कर संघ सूची की प्रविष्टि 8292A। आयकर इनकम टैक्स कृषि आय को छोड़कर, कृषि से आपको जो भी आय होता है इस आय को छोड़कर आप जितना भी अर्न करते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित है। तंबाकू, अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ हो गया। देखो सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन जो था वो मार्च 1983 में किया गया था। संघीय कर और संघ सूची प्रविष्टि 8292 है। आयकर कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू, अन्य वस्तु पर उत्पादन शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि पर पदार्थों को छोड़कर, औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर हो गया। व्यक्ति और कंपनी की संपत्ति के पूंजी पर कर। कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क जो हो गया कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर है। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। अगर संपत्ति का उत्तराधिकार है तो कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र और वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तु और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेलगाड़ी, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर।
कर स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार के संभावनाओं पर स्टॉक शुल्क से भिन्न कर। स्टैम्प शुल्क स्टैम्प ड्यूटी हो गया। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तु के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के प्रेषण पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सेवाओं पर कर। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। राज्य कर राज्य सूची की प्रविष्टि 45 से 63 तक। भूराजस्व कर भूराजस्व या लगान। कृषि आय पर कर। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। भूमि और भवन पर कर। खनिज अधिकारों पर कर। शराब अफीम गांजा अन्य मादक पदार्थों औषधि पर उत्पाद कर। स्थानीय उपयोग और क्रय विक्रय के लिए वस्तु के प्रवेश पर कर। विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। रेडियो दूरदर्शन के विज्ञापन कर पर कर। सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। जीव जंतु और नौकाओं पर कर। पथ कर। मार्ग कर। व्यापार व्यवसाय रोजगार पर कर। प्रति व्यक्ति कर। विलासिताओं मनोरंजन जुआ बोली लगाने पर कर। स्टंप शुल्क। संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर कर। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। कमीशन और कमिटीज। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और संपत्तियों का गठन किया गया जो निम्नवत था। राजमन्नार समिति 1959 डॉक्टर पीवी मन्नार हो गया। सरकारिया आयोग 1983 रणजीत सिंह सरकारिया हो गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 मोरारजी देसाई हो गया। सीतलवाड़ी समिति 1996 MC सीतलवाड़। पुंछी आयोग 2007 मदन मोहन पुंछी। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवाद का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा नियुक्त? कैबिनेट किसके द्वारा नियुक्त? कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के पश्चात पर्याप्त राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजा मन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद के द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245, 293 आदि। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध क्या है? अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार है। अनुच्छेद 246 जो है वो संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून है। अनुच्छेद 247 जो है कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालय के संगठन हेतु संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 249 संसद के द्वारा राष्ट्रहित के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 के अधीन संसद के द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 254 संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद के द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी है। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय कर मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। अनुच्छेद 255 अनुच्छेद 256 प्रशासनिक संबंध संसद के द्वारा निर्मित अनुच्छेद 256 संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्मारक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने के संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 को राज्य के द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब वित्तीय संबंध देखो, अनुच्छेद 265 से शुरू होता है लेकर के 289 तक। अनुच्छेद 265 में क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा। अनुच्छेद 266 हो गया भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 हो गया आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 हो गया केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित किए गए कर। अनुच्छेद 270 हो गया संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए गए संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव। अनुच्छेद 274 हो गया राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार रोजगार पर कर। ठीक है, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं तो उस पर भी कर लगता है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखना। अनुच्छेद 283 हो गया संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संसद की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1959, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। इमरजेंसी प्रोविजन हो गया आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष की। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छिड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्धवार, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किसी अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जैसे देखो, आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकता है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है। देखो, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। संघ सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण संघ को हो जाता है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्य के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ और राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्ति के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा से सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया है। फाइनेंस कमीशन हो गया। वित्त आयोग हो गया। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की संरचना हो गया। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो गया। सदस्य हो गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। सदस्य हो गया सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। एक वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। आर्थिक मामले का विशेषज्ञ और व्यक्ति। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे देखो, भारत के वित्त आयोग पहला वित्त आयोग जो था 1951 में बना था और 1951 के बाद देखो, पहले वित्त आयोग का गठन जो था 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। इसकी अनुशंसा वर्ष जो थी वो 1952 से लेकर 57 तक थी। अभी जो हाल में 15वां वित्त आयोग था 2017 में इसका गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है और ये जो इसकी अनुशंसा जो है की गई है 2020-21 से लेकर 2026 तक। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्य के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवाद। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की संरचना कैसी है? तो एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष है। शक्तिकांत दास जो हैं वो सदस्य हैं इसके। डॉक्टर अनूप सिंह जो है इसके सदस्य हैं पूर्णकालिक। उसके बाद डॉक्टर अनुपम सिंह जो है वो सदस्य हैं पूर्णकालिक। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जो है वो सदस्य हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र जो है वो सदस्य हैं। अरविंद मेहता जो है वो सचिव हैं। अजय नारायण झा जो है वो सदस्य हैं पूर्णकालिक। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। देखो, सामान्य रूप से ये तो हो गया ना, केसी नियोगी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसका योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग का कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो ये गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री है। गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा में है वहां के मुख्यमंत्री शामिल है। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ द्वारा नामित।
उपाध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति, सदस्य हो गया पूर्णकालिक हो गया, अंशकालिक सदस्य हो गया अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होगा। पदेन सदस्य हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो गया भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल गवर्नमेंट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम से कौन सा दर्जा मिला हुआ है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका निर्माण जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पूर्ववर्ती योजना आयोग की अधिकार क्षेत्र का भारत सरकार है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर राजीव कुमार है। वेबसाइट इसका नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है। और हमारा देश इनके अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? कि संस्थानों के द्वारा। देखो, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हो गया। वरीयता क्रम हो गया। सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर अपने अपने राज्यों में राज्यपाल होता है, फिर पूर्व राष्ट्रपति होता है, फिर उप प्रधानमंत्री होता है, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। संघ के कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग का। पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राजनीतिक दल को राष्ट्र का क्षेत्रीय दल की मान्यता। देखो यहाँ पे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार है चुनाव आयोग को है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 324। चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324। चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 हो गया, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 326। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328। राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 हो गया, चुनाव संबंधी विषय में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 को प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद के द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को।
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विविधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? वर्ष 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था? वर्ष 1989 से 93 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है आरंभ वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट कमीशन हो गया जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्ना आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज विलियम मैथ्यू। मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय मानव आयोग की अधिसंरचना देखो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना कैसी है? तो अध्यक्ष जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। सदस्य होते हैं उच्चतम न्यायालय का कार्यकृत सेवानिवृत्त सदस्य होता है उच्च न्यायालय का कार्यकृत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य 3 जो होता है मानव अधिकार से संबंधित कार्य, अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य जो होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती है। पदेन सदस्य जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य जो होता है विकलांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त होता है। और पदेन सदस्य जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हुई थी 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मेहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। राजनीतिज्ञों और अपराधियों से साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। राजनीतिज्ञों और अपराधियों से साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यय किस निधि पर भारित है? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। बीजी खैर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा।
संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी है? देखो, असमिया भाषा है, बांग्ला भाषा है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है और संथाली है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 350 को में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया था? 2003 में। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहला जो है तमिल है, ठीक है। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, उड़िया को 2014 में। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है जैसे कि 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति, क्षेत्रीय भाषाएं हो गया 345 राज्य की राजभाषा अथवा राज्य भाषाएं, 346 हो गया एक राज्य से दूसरे अथवा अन्य राज्य में संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, 1947 और 347 हो गया किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा, 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 हो गया भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष विनिर्देश हो गया। 350 हो गया शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 भी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संस्कृत समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद के कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। देखो इसमें कहता है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज हो गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्देश दिए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन कौन सी है? सबसे पहली समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसका गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति थी, जिसका गठन 1977 में किया गया था। GVK राव समिति थी 1985 में। LM सिंघवी समिति थी 1986 में। संथानम समिति थी 1962 में। सादिक अली समिति थी 1964 में। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा। LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा। किन राज्यों में पंचायत समिति और जिला परिषद को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में क्या किया गया कि पंचायत समिति और जिला परिषदों को भी करारोपण कर लगाने की शक्ति दी गई है।
ब्लॉक स्तर, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होता है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य होता है? 6 माह। पंचायतों में कितने वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 11वीं अनुसूची है। देखो, इसमें पंचायतों की शक्ति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। इस सूची में 29 विषय हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 छ से आर्टिकल 243 जी तक। 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका म्यूनसिपैलिटीज की शक्ति और उत्तरदायित्व बताया गया है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल जो है 243 डब्ल्यू तक है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि बिहार में 50% है। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं का स्तर है संस्थाएं और राज्य। एक स्तरीय जो पंचायती राज है वो है केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है और सिक्किम में है। 2 स्तरीय पंचायती राज जो है वो आसाम में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति। 3 स्तरीय जो पंचायती राज है वो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है। 4 स्तरीय पंचायती राज भी है, जिसमें ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। ये पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इसमें 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल में। अनुसूचित जनजाति से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति SC/ST से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति SC हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के राज्यपाल को शेष राज्य की पंचायत को विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्टि राज्य वित्त आयोग करता है? नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? एक तो सेंट्रल, एक तो होता है केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, लेकिन राज्य भी अपना एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत आता है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो किस चुनाव से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी BPL परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में आयोजना बनाने और संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समिति संवैधानिकरण के बाद पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकरणों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। ललित माथुर 2001। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। वीर रामचंद्रन 2005। जिला स्तर पर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल। श्रीमती राजवंत सिंधु 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। वी रामचंद्रन 2010। आम वस्तु और सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों में उत्तोलन की विशेष समिति 2012। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। देखो संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है, लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को साधारण बहुमत में संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा ये अधिकार देते हैं कि वे भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 165 5, अनुच्छेद 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह व्यवस्था की गई है कि संसद के द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 159(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 59वें संशोधन के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना है? 59वें संविधान संशोधन के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी में किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया। भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया? 91वां संविधान संशोधन में। विशेष बहुमत राज्य के पुनर्समर्थन पर द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय क्या है? आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आर्टिकल 73 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 हो गया। अध्याय 4 हो गया संघ की न्यायपालिका हो गया। भाग 6 हो गया। अध्याय 5 हो गया राज्य के उच्चतम न्यायालय हो गए, राज्य के उच्च न्यायालय हो गए। भाग 11 अध्याय 1 संघ राज्य के विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की सूची है संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। मिसलेनियस आ गया। राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल, नाम, कार्यकाल और विशिष्ट। देखो पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था, इनका जीवन काल जो था वो 1884 से लेकर 1963 तक था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये अपने पद पर रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे ये। उसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया, जाकिर हुसैन हो गए, वेंकटगिरी हो गए, मोहम्मद हिदायतुल्ला हो गए, बराहगिरी वेंकटगिरी हो गए, फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, बीडी जत्ती हो गए, नीलम संजीवा रेड्डी हो गए, ज्ञानी जैल सिंह हो गया, वेंकटर रमन हो गया, शंकर दयाल शर्मा हो गया। 1918 से 1999 के बीच तक इनका जन्म काल था। ये 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति रहे। ये उस उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बने। 1931 में ये पैदा हुए थे और 2015 में ये मर गए। इसका कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे ये। प्रतिभा पाटिल 1934 में बनी, ये 2007 से 2012 तक रही। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 1935 में बने, 1935 से 1920 तक रहे। ये 2012 से 2017 तक रहे। प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद 1945
रामनाथ कोविंद 1945 25 जुलाई 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। अब देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले हालिया हीरालाल जे कानिया थे 1950 से 1951 तक। और सबसे आखिरी कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 26वें सुब्बाराव भी थे। पीवी राज पतंजलि शास्त्री, महेंद्र राम महाजन, बी के मुखर्जी, एसआर दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पीवी गजेंद्र गटकाटकर, एआर सरकार, सुब्बाराव, बांचू, हिदायतुल्ला सीकरी, अजितनाथ चंद्रचूड़, भागवती पाठक, वेंकटरमैया मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, एएनके सिंह, एमएच कानिया, ललित मोहन चलैया, एम अहमदी। सबसे आखिरी जो अभी है वो बी रमन्ना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी रमन्ना, एनवी रमन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 24/4/2021 से वर्तमान में है अभी। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे। 21 मार्च 1950 में इसका कार्यकाल था। और पद मुक्ति जो हुई जो है 19 दिसंबर 1958 को। और अभी जो है सुशील चंद्रा है 24वें निर्वाचन आयुक्त हैं। ये 13 अप्रैल 2021 में इसकी नियुक्ति की गई है सुशील चंद्रा की, और वर्तमान में अभी हैं ये। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वीएम रामादेवी कार्यवाहक थी। देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अभी भी बने हुए हैं 2019 से। संक्षिप्त विश्लेषण देखो, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनका वर्ष जो है 1947 से 1964 तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। 17 साल तक। सबसे छोटा कार्यकाल जो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है 13 दिन 1996 में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जो 2 बार 1964 में 1966 में रहे। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी 2 बार। नरेंद्र मोदी देखो इसमें तो राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद हो गया 371, ये महाराष्ट्र गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ए हो गया, नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 बी असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। देखो, जनजातीय क्षेत्र बहुत सारे असम में है, मेघालय में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सब में जनजातीय क्षेत्र है। असम में कौन कौन सा है? दीमा हसाओ जिला, पूर्वनाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। दीमा हसाओ जिला हो गया, कार्बी आंगलांग जिला हो गया, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र हो गया। मेघालय में खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो पहाड़ी, ये सब क्या है? जनजातीय क्षेत्र। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। मिजोरम में है चकमा जिला और मारा जिला। उसके बाद देखो, राष्ट्र शासन अध्यक्ष निवास स्थल क्रेमलिन हो गया। राष्ट्रपति रूस के मास्को में है। 24 सेंसेक्स ड्राइव हो गया। प्रधानमंत्री कनाडा का हो गया, ओटावा हो गया। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भारत का नई दिल्ली 10 डाउनिंग स्ट्रीट। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का लंदन में है। क्रीबेरिनल पैलेस राष्ट्रपति इटली रोम में है। लॉस पिनोस राष्ट्रपति मेक्सिको सिटी। एरास इन बास्तारेन राष्ट्रपति आयरलैंड डबलिन हो गया। पोलोसियो डिला मोनक्लो प्रधानमंत्री स्पेन मैड्रिड हो गया। बंकिंघम पैलेस महारानी ब्रिटेन हो गया लंदन। फेडरल चांसलर हो गया चांसलर जर्मनी वॉन मर्डेका पैलेस हो गया। राष्ट्रपति इंडोनेशिया जकार्ता। इवाने सदर राष्ट्रपति पाकिस्तान इस्लामाबाद। नारायण हिती नरेश नेपाल काठमांडू। पोलिसियो डिवेलम राष्ट्रपति पुर्तगाल लिस्बन। देल लॉज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। चैट्यू डी लोचेन नरेश बेल्जियम ब्रुसेल्स। ब्लू हाउस राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया सियोल। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति अमेरिका वाशिंगटन डीसी। ब्लू हाउस व्हाइट हाउस। एलसी पैलेस राष्ट्रपति फ्रांस पेरिस के।
इसमें देखो रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में, बीमा क्षेत्र से जुड़ा है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड 1992, शेयर बाजार से जुड़ा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003, ये जो है व्यापार प्रबंधन से है भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई 1997 दूरसंचार से है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है 2006, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है 2003, विद्युत से है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 परमाणु ऊर्जा से है, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 से, पेंशन से है, हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016, आवास से है, प्रसार भारती 1997, रेडियो एवं दूरदर्शन से है, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल हो गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो गया ITBP 1962, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल हो गया जैसे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, असम राइफल्स AR इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, त्वरित कार्रवाई बल RAF 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, सशस्त्र सीमा बल 1963 में, सीमा सुरक्षा बल 1965 में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1959 में, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984, होम गार्ड्स 1946, रेलवे सुरक्षा बल 1957, विशेष सुरक्षा समूह 1988, मेरीन कमांडो फोर्स 1987। देखो मेरीन कमांडो फोर्स मार्कोस 1987 नौसैनिक बल है ये, विशेष सुरक्षा समूह प्रधानमंत्री और विशेष SPG हो गया ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार को सुरक्षा देता है SPG, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और होम गार्ड जो होता है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करता है NSG। होम गार्ड्स जो होता है नागरिक अशांति सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करता है। देशों के नागरिक सम्मान जैसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है, ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस है, उसका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर है, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट है, बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान जो है वो ऑर्डर ऑफ द क्राउन है, मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ एजेट ईगल है, जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। प्रमुख संस्थाओं के सदस्य और संख्या देखो, संविधान सभा थी, इसका गठन जो है 389 सदस्य थे, इसमें 292 प्रांतों से थे, 93 देशी रियासत से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 229 रह गई क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित। वर्तमान में 545 सीटें हैं, शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चली गई है। तो वर्तमान में जो है लोकसभा की सीटें 545 है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 250 है, 238 राज्यों से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वर्तमान में 245 सदस्य है। विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500 सदस्य। 500 सदस्य, सर्वाधिक संख्या 404, 400 प्लस 1 उत्तर प्रदेश में है, 294 बंगाल में है, 288 महाराष्ट्र में है, 243 बिहार में है। विधानसभा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्य, इसके कुछ अपवाद हैं। 60 से कम सदस्य संख्या वाली संस्थाएं हैं गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुदुचेरी। गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 33 विधानसभाओं के सदस्य संख्या है। विधान परिषद अधिकतम संख्या कितनी होगी? राज्य विधानसभा के सदस्य की 1/3। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या 40। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 न्यायाधीश। देखो विधान परिषद जो है ना वो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में है विधान परिषद। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 80। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य है, एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य होंगे। 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें भाषाएं शामिल की गई। गण पूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदन की 1/10। आयोग और समिति देखो, इसमें आयोग और समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति,
ये 1976 में थी बनी है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। सरकारी आयोग 1983 में बना था। केंद्र राज्य संबंधों पर इसकी अनुशंसा थी। धर आयोग 1947-48 में बना था। इसके धर के द्वारा अध्यक्षता की थी। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर आयोग ने कहा था। जेवीपी समिति 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इसको जेवीपी समिति कहते हैं। 1948 में राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर के द्वारा राज्य के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। 1956 में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कुल सदस्य इसमें 22 हैं। 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा से हैं। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा सीएजी के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। पराकलन समिति है, इसके कुल 30 सदस्य हैं। ये प्रशासनिक लोकसभा से है। इसमें पराकलन समिति के सदस्य प्रशासनिक दक्षता, मिथ्यावादता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव, संसद में प्राकलन के लिए सुझाव। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें ये एक तदर्थ समिति है। कोठारी आयोग जो है 1976 में बना था। टी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में। भारतीय उच्च सिविल सर्विस में परीक्षा और भर्ती संबंधी नीति और विधि। नियोगी आयोग हो गया 1946 में, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति 1955-57 में। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की अनुशंसा। वी.एम. तारकुंडे समिति 1974 में। तो चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और चुनाव प्रचार में सरकारी धन तंत्र का उपयोग न करना आदि इसकी अनुशंसाएं थी तारकुंडे समिति की। पुंछी आयोग 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना था। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में इसने अनुशंसा की थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद री रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो पहले प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। चयनित पदाधिकारी अनुच्छेद 75 से संबंधित है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है। मुख्य न्यायाधीश हो गया अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 एक 65 वर्ष की आयु इसकी अधिकतम रिटायरमेंट सीमा है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका चुनाव होता है, शपथ लेता है और राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन करके त्यागपत्र देता है। उसका न्यायाधीश हो गया सर्वोच्च न्यायालय का, तो अनुच्छेद 124(1) हो गया, 62 वर्ष हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है जितना भी जजेस है, चीफ जस्टिस को छोड़ के, वो सब 62 ईयर्स का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को राज्यपाल हो गया अनुच्छेद 153 हो गया और अनुच्छेद 155 हो गया इसका निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसकी। और ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया अनुच्छेद 324(2) हो गया। 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होता है। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही इसका त्यागपत्र लेता है। महान्यायवादी हो गया अनुच्छेद 76 हो गया। अनुच्छेद 76 हो गया, 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति ही इसका त्यागपत्र लेता है। अध्यक्ष हो गया लोक सेवा आयोग का 315, आर्टिकल 315 हो गया। 65 वर्ष की आयु हो गया, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। सदस्य लोक सेवा आयोग हो गया अनुच्छेद 315, 65 वर्ष, राष्ट्रपति को। उपाध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष हो गया वित्त आयोग का, इसका 280 के अंतर्गत इसका चयन होता है। 65 वर्ष की आयु होता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का प्रोटेम स्पीकर जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। आयोग एवं मुख्यालय जैसे कि राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण हो गया। देखो इसमें आयोग और मुख्यालय, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। 2010 में इसका गठन किया गया है। ये एक न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल में 1993 में इसका गठन किया गया था, वैधानिक है ये भी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। 1995 में इसका गठन हुआ था, संस्थागत है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली और ये न्यायिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली 2004 में इसका पुनर्गठन हुआ था, संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली 2004 पुनर्गठन, संवैधानिक निकाय। नीति आयोग नई दिल्ली 2015 गैर संवैधानिक निकाय है।
वित्त आयोग नई दिल्ली 1951 ये अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली 1993 अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया नई दिल्ली 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ये वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया नई दिल्ली 1993, ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली 1993 गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय के रूप में हो गया। केंद्रीय सूचना आयोग हो गया नई दिल्ली 2005 वैधानिक निकाय। परिसीमन आयोग नई दिल्ली 4 बार गठित स्वायत्त निकाय। विधि आयोग हो गया नई दिल्ली गैर वैधानिक परामर्श निकाय। अंतर्राज्यीय परिषद हो गया नई दिल्ली 1990 संवैधानिक निकाय। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली 1950 संवैधानिक निकाय। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा, जैसे लोक सेवा जांच अधिनियम 1850, जैसे कि लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालय विभाग संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय और लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी 1964, राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्य में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी, केंद्र में लोकपाल अमेंडमेंट्स, प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निर्देशनालय 1988, संसद में इसकी समितियां, केरल जैसे राज्य में फाइल टू फिल खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम, फाइल टू फिल। भारतीय विधायिका में भागीदारी और निर्वाचन, जैसे कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। कुल लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 सीटें लोकसभा की है। राज्यसभा की कुल स्थान 31 है। लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं राज्यसभा में, 48 सीटें हैं लोकसभा में और 288 सीटें हैं विधानसभा में। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा की और 25 सीटें हैं लोकसभा की और 175 सीटें हैं विधानसभा की। पश्चिम बंगाल में 16 सीट है राज्यसभा की, 42 सीट है लोकसभा की और 294 सीटें हैं राज्य विधानमंडल की। बिहार में 16 सीट है लोकसभा की, 40 सीट है विधानसभा की लोकसभा की और 16 सीट है राज्यसभा की और 243 सीट है विधानसभा की। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं राज्यसभा की और 39 सीट है लोकसभा की और 234 सीट है राज्य विधानसभा की। मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं राज्यसभा में, 29 सीटें हैं लोकसभा में और 230 सीटें हैं राज्य विधानमंडल में। कर्नाटका में 12 है राज्यसभा की सीटें, 28 है लोकसभा की सीटें और 224 है विधानसभा की सीटें। गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की, 26 सीटें हैं लोकसभा की और 182 सीटें हैं राज्य विधानमंडल की। राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की और 25 सीटें हैं लोकसभा की और 200 सीटें हैं विधानसभा की। कुल योग हो गया 233, 543, 532। देखो इसमें कहता है सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य हैं। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है। पश्चिम बंगाल बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं, 18 सीट है तमिलनाडु में, 19 सीटें महाराष्ट्र में, 31 सीटें उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और तमिलनाडु है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, तमिलनाडु में 234 है। समान सीटों वाली विधानसभा है हरियाणा छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, मणिपुर मेघालय
नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में 60-60 सीटें हैं। गोवा, मिजोरम में 40 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 114 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कुल निर्वाचन योग्य सीटों की संख्या 90 है। विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य देखो। बिहार में 75 विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। कर्नाटक में 75 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। तेलंगाना में 43 सीटें हैं। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है बनेज, जूनागढ़। जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र में सबसे कम पंजीकृत मतदाता है। जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र राजस्थान, वहाँ के लोगों का पंजीकरण भी नहीं हुआ है। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं वाली संख्या वाला संसदीय क्षेत्र उन्नाव, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप, 3029। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा चुकी है। प्रथम बैठक जो दहेज प्रतिबंध विधेयक पर हुई थी 1959 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। द्वितीय जो हुई थी वो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में हुई थी मोरारजी देसाई की में। और तृतीय जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन जो बना था, 3 संयुक्त बैठक जो हुई थी वो आतंक निवारक अध्यादेश पोटा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में। सुशासन सूचकांक 2019 में बड़े राज्य की रैंकिंग, जैसे देखो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश। बिहार का स्थान कितना है? 15वां। पे कमीशन, वेतन आयोग देखो, प्रथम वेतन आयोग श्रीनिवास उसके अध्यक्ष थे। 1946 में इसकी नियुक्ति हुई थी। 1947 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वां वेतन आयोग जो था अशोक कुमार माथुर थे। 2014 में इसकी नियुक्ति की थी। 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पाँच सौ 545, 542, 238। देखो, वर्तमान संख्या जो है लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में 245 है और मात्र 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं लोकसभा में। उत्तर प्रदेश 31 सीटें हैं राज्यसभा में। और उसके बाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार में है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की। महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में भी 75 है। न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य हो गए गोवा, नागालैंड, सिक्किम, सभी दिल्ली पिल्ली छोड़कर 1 सीटें हैं। गोवा पुदुचेरी में 1-1 सीटें हैं। गोवा मिजोरम में 40-40 सीटें, तेलंगाना में 43 सीटें हैं। पर इस प्रकार स्थायी सदन, अस्थायी सदन और अस्थायी सदन देखो, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, विधानसभा अस्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। गठन से संबंधित अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 80 है, भाग 6 अनुच्छेद 168, 212 गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 159 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है। सदस्य बनाने हेतु आयु 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। देखो, विशेष क्या है इसमें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इस अवधि में पूर्व भी मंत्री परिषद के परामर्श पर वे राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा में क्या होता है कि ये कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष में वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। उसके बाद विधानसभा में देखो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इस अवधि में मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित किया जा सकता है। ये कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। ये समाप्त की जा सकती है। पदाधिकारी हो गया जैसे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। अन्य नाम हो गया निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उच्च सदन। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, उच्च सदन। गणपूर्ति 1/10 है सबकी। भारत के प्रमुख पदाधिकारी देखो, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 है और इससे संबंधित निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 54 है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और ये शपथ ग्रहण जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से होता है। मुख्य न्यायाधीश से शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति का, और त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 है। इसके निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। ये 35 वर्ष के होते हैं।
न्यूनतम आयु, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अन्य पदाधिकारी जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष। देखो, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, अनुच्छेद 89 में से संबंधित प्रावधान है। निर्वाचन से संबंधित 93 में है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा सदस्यों के द्वारा मतदान करके बनाया जाता है। लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण हो जाता है। उपाध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है, ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान दिया हुआ है। न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान से बनाया जाता है। लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण इसको मिल जाता है और अध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा सदस्य जो होते हैं, इसकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। राष्ट्रपति को ये अपना शपथ पत्र देते हैं। अब उस उपसभापति जो होते हैं, ये 30 वर्ष की आयु होते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण ले लेते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में ये शपथ ग्रहण करते हैं और सभापति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा सदस्य जो होते हैं, वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत संबंधित है। अनुच्छेद किससे संबंधित है? उसके 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा मतदान से होता है। राज्यसभा का सदस्य आदमी कब बनता है? तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो मतदान के द्वारा उसको वोटिंग करके बनाते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा मतदान किया जाता है, उसके बाद वो बनता है। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा इसको शपथ ग्रहण दिलाया जाता है और सभापति को ये जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है, ये 164 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। 25 वर्ष आयु और राज्यपाल द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है मुख्यमंत्री की, और ये राज्यपाल को अपना शपथ देता है और राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देता है। विधानसभा सदस्य जो होते हैं, वो 170 आर्टिकल के अंदर आते हैं। 25 वर्ष होना चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यपाल को अपना शपथ पत्र लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। विधान परिषद का सदस्य होता है, 173 हो गया। 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और सभापति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके उपयुक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना अगर की जाए तो उसमें क्या है कि जैसे देश है भारत, इसकी विशेषता क्या है कि इसकी लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। अमेरिका का संविधान भी लिखित है, और जापान का संविधान भी लिखित है, और फ्रांस का संविधान भी लिखित है। लचीला, कठोर है, ये मिश्रित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला है। अमेरिका का जो संविधान है ये कठोर है। रूस का जो संविधान है ये भी कठोर है। जापान का जो संविधान है ये भी कठोर है। जर्मनी, फ्रांस, सबका एकात्मक संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था भी है। और ब्रिटेन के संविधान एकात्मक है। अमेरिका का संविधान जो है संघीय है। रूस का संविधान जो है वो संघीय है। जापान का संविधान एकात्मक है। फ्रांस का भी एकात्मक है और जर्मनी का संघीय है। संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र हो गया। संसदीय लोकतंत्र है भारत में, और संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, और अध्यक्षीय लोकतंत्र जो है वो अमेरिका में है। अर्ध अध्यक्षीय है रूस में। संसदीय लोकतंत्र है जापान में। अर्ध अध्यक्षीय संसदीय फ्रांस में है। संसदीय गणतंत्र जो है वो जर्मनी में है। संसदीय संप्रभुता संविधान की सर्वोच्चता है। संसदीय संप्रभुता है संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है। संसद की सीमित शक्तियाँ हैं फ्रांस में। गणतंत्र, राजतंत्र, देखो भारत जो है वो गणतंत्र का प्रधान है। ब्रिटेन में जो है ये संवैधानिक गणतंत्र है। अमेरिका में गणतंत्र है। रूस में भी गणतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र है जापान में, और फ्रांस में भी गणतंत्र है, और जर्मनी में भी गणतंत्र है। राष्ट्रपति देखो, इंडिया में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होता है। और उसके बाद अमेरिका का जो होता है वो कार्यकारी प्रधान होता है, और इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। कार्यकारी प्रधान होता है रूस का, और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अमेरिका की तरह ही रूस का राष्ट्रपति भी है। और उसके बाद फ्रांस का जो कार्यकारी प्रधान होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नाम मात्र का प्रधान होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जर्मनी में राष्ट्रपति का।
तो फ्रांस का भी राष्ट्रपति होगा, रूस का भी राष्ट्रपति होगा, अमेरिका का भी राष्ट्रपति होगा, ये भारत के प्रधानमंत्री के समतुल्य होगा। नागरिकता जो है वो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, और अमेरिका में जो है वो ड्वेल सिटीजनशिप है, और द्वैध नागरिकता रूस में भी है, एकल नागरिकता जापान में है, द्वैध नागरिकता फ्रांस में है, सैद्धांतिक एकल नागरिकता जर्मनी में है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ब्रिटेन में विधि का शासन है, और अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया है, और जापान में विधि स्थापित प्रक्रिया है। ब्रिटेन का संविधान देखो, ये राजा अध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, ठीक है। और ये चार्टर, लॉर्ड्स, अधिनियम और रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। 2 सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। उच्च सदन जो होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, और निम्न सदन जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। सम्राट जो होता है क्राउन, ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका का संविधान देखो, ये अध्यक्षीय संघात्मक शासन प्रणाली है। इसमें ये राष्ट्रपति की राज्य और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें संघ राज्यों का अलग संविधान है। संसद की 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जर्मनी को देखो, ये वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित और प्रवर्तित था। संघीय शासन संसदीय शासन प्रणाली है। वहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो चांसलर होता है जर्मनी में। द्विसदनात्मक बुंदेशास्त्र, बुंदेस्टैग उच्च और निम्न सदन होता है। फ्रांस का देखो, वर्ष 1958 में पंच गणराज्य तथा एकात्मक एक संसदीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। द्विसदनात्मक है, नेशनल असेंबली है, निम्न सदन, और सीनेट है, उच्च सदन। नेशनल असेंबली है और सीनेट है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखो, 1997 में नया संविधान बना है। एकात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली होती है और नेशनल काउंसिल होता है, उच्च सदन। चीन का संविधान हो गया, 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ है। संसद एक सदनीय है। नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस है। विधायिका की सभी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करते। एकात्मक शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। कनाडा का संविधान हो गया, देखो संघीय शासन हो गया, शासन का प्रमुख गवर्नर होता है, ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति होता है इसका। अच्छा, कनाडा का जो संघीय शासन होता है उसमें शासन का जो प्रमुख होता है कनाडा का, उसमें ब्रिटिश महारानी द्वारा उसका नियुक्ति किया जाता है, कनाडा के प्रमुख का। शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में होता है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, सीनेट होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है निम्न सदन होता है, सीनेट उच्च सदन होता है। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। देखो इसमें वित्तीय समितियां हो गया, ठीक है ना। तो लोक लेखा समिति हो गया, ये विभिन्न मंत्रालय के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करती है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होती है ये धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करती है। इसमें जो सभी सदस्य होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, ये सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा और समीक्षा करती है, स्क्रूटनी। इसमें 15 सदस्य होते हैं राज्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति होती है, इसमें विधेयक और विषय के लिए सदन की कार्यवाही के समय निर्धारित करना होता है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं। नियम समिति होती है, ये संसदीय कार्यवाही और नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करती है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 16 सदस्य होते हैं। गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक संकल्प समिति, ये सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना, गैर सरकारी विधेयक का वर्गीकरण और समय का निर्धारण। 15 सदस्य से बनी हुई समिति होती है। याचिका समिति होती है, ये सभी याचिकाकर्ताओं का परीक्षण जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिका की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना। इसमें जो है लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। विशेषाधिकार समिति, संसद के किसी सदस्य और अध्यक्ष के द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच करना। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। सरकारी आश्वासन संबंधित समिति, सरकार द्वारा मंत्रियों के द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं इस बात की जांच करती है। ये लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ प्रधान विधान संबंधी समिति, संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों और नियमों का प्रदत्त शक्ति का प्राधिकरण द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कानून समिति हो गया है, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियम और अधिनियम की जांच करना। सामान्य प्रयोजन समिति हो गई, सदन की कार्यवाही के संगठन और सुधार से संबंधित विषय पर परामर्श देती है। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं।
भारतीय राज्य व्यवस्था में पहले कौन है? देखो, प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। प्रथम स्पीकर थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मवलांकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक BS रामा देवी थे। प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017। प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक जनरल सर राइस कुबूचर। प्रथम नेता विपक्ष के राम सुभंग सिंह। प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। प्रथम महिला वकील कार्नेलिया सोराबजी। प्रथम महिला जिला जज अन्ना चंडी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चंडी। सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में 1956 में। सबसे पहले किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो केरला में बनी थी 1956 में। 8वीं अनुसूची से में उल्लेखित प्रथम भाषा थी असमिया। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा कौन थी? असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता BI चौहान कांग्रेस के। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम थल सेना अध्यक्ष जनरल महाराजा राजेंद्र जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस हर्स्ट। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री पसमुख चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री चेट्टी। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम नीति आयोग अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया उसके बाद देखो क्या है पे राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय निकाय संबंधित मंत्रालय। जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग हो गया क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत है ये। वित्त आयोग हो गया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कर्मचारी चयन आयोग क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जनजातीय मामले के मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत। CBI क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग महिला बाल विकास मंत्रालय। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। विकलांग व्यक्ति के लिए केंद्रीय आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उत्तर पूर्व परिषद उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो गया क्रमिक मंत्रालय। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला बाल विकास मंत्रालय। वस्तु और सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय। लोकपाल हो गया क्रमिक मंत्रालय। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान गृह मंत्रालय। भारत के महान्यायवादी विधि और न्याय मंत्रालय। भारत का महान्याय अभिकर्ता हो गया विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का विधि आयोग या विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का निर्वाचन आयोग या विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का परिसीमन आयोग विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत है। राज्यसभा के अधीन कौन कौन सी समिति है? तो राज्यसभा के अधीन जो है वाणिज्य समिति है। वाणिज्य समिति के अंतर्गत जो है गृह मंत्रालय है और उत्तर पूर्व का क्षेत्र विकास है। ये राज्यसभा के अंतर्गत आती है। गृह मामलों के समिति हो गया गृह मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास। मानव संसाधन विकास समिति हो गया मानव संसाधन विकास युवा मामले और खेल महिला और बाल विकास। उद्योग समिति हो गया भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम MSME। विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति पर्यावरण एवं वन समिति। विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष भू विज्ञान परमाणु ऊर्जा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। परिवहन पर्यटन सांस्कृतिक समिति नागरिक उड्डयन नौवहन पर्यटन संस्कृति परिवहन राजमार्ग।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति हो गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। क्रमिक लोक परिवार विधि एवं न्याय, विधि और न्याय। क्रमिक लोक परिवार, जन शिकायत और पेंशन। लोकसभा के अधीन कौन कौन सी समिति है? कृषि समिति है। कृषि किसान कल्याण, मत्स्य पशुपालन, दुग्ध और खाद्य प्रसंस्करण। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर संचार, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी। रक्षा समिति हो गया, रक्षा से ऊर्जा समिति हो गया, नवीन और अक्षय ऊर्जा से ऊर्जा और विदेश मंत्रालय। विदेश मामले की समिति, विदेश मंत्रालय। वित्त समिति, वित्त योजना, कॉर्पोरेट मामला, सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन। खाद्य उपभोक्ता मामले और जन वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य जन वितरण। श्रम समिति, श्रम और रोजगार, कपड़ा और कौशल विकास और उद्यमशीलता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति हो गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। रेलवे समिति हो गया, रेल। नगर विकास समिति हो गया, जल शक्ति। रसायन और उर्वरक समिति हो गया, रसायन एवं उर्वरक। ग्रामीण विकास समिति हो गया, ग्रामीण विकास। पंचायती राज। कोयला और इस्पात समिति हो गया, कोयला और खान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। जनजातीय मामला और अल्पसंख्यक मामला। वर्तमान पदाधिकारी कौन कौन से हैं देख लो। जैसे राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। लोकसभा के कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। मुख्य न्यायाधीश CJI जो है 48वें वो कौन है? NV रमन्ना। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये NV रमन्ना। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा। एक राजीव कुमार, एक सुशील चंद्रा है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, 3 चुनाव आयुक्त है, जिसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है। महानिदेशक ITBP के MS देसवाल। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। महान्यायवादी KK वेणुगोपाल। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक GC मुर्मू। CAG जो है GC मुर्मू है। निर्देशक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के S सोमनाथ। अध्यक्ष दूरसंचार नियामक प्राधिकरण राम सेवक शर्मा। CBI के श्रीशी कुमार शुक्ला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? SC के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार राय। ST के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के तो सैयद ग्योरुल हसन रिजवी। अध्यक्ष UPSC के प्रदीप कुमार जोशी। महानिदेशक है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के NIA के महानिदेशक कौन है? YC मोदी। अध्यक्ष कौन है? UGC के DP सिंह। अंतरिक्ष यानी कि अध्यक्ष कौन है? इसरो के K सिवन। अध्यक्ष कौन है? SSC के BR शर्मा। अध्यक्ष कौन है? NHRC के जस्टिस HL बतत्तू। पंजीयक महागणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के सुभाष चंद्र खुंटिया। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ऑफ इंडिया के अजय त्यागी।